मैं अब मौसमी के पास चलता हूं और मौसमी से हम ये जानना चाहेंगे मौसमी कि जॉइंट डिक्लेरेशन, आउटकम स्टेटमेंट, इसको लेकर सब लोग पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि ये आउटकम स्टेटमेंट जो है, ये आउटकम इसका क्या रहेगा, जॉइंट डिक्लेरेशन होगा नहीं होगा और उसमें किन किन मुद्दों पर सहमति हो सकती है या नहीं हो सकती है। क्या आप हमारे दर्शकों को इस बारे में कुछ बता सकती हैं? बिल्कुल, देखिए सुधीर, हम लोग जहाँ पे हैं, आप भी इंटरनेशनल मीडिया सेंटर पे हैं और हम लोग जहाँ पे हैं, सबसे पहले हम दर्शकों को पीछे की तस्वीर दिखाएं तो ये जो आप समुंदर देख रहे हैं पीछे, वो पूरी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के साथ साथ भारतीय मीडिया का पूरा ये केंद्र बना हुआ है। यहाँ बड़े बड़े स्क्रीन्स लगे हैं जहाँ पे जो भी भीतर चल रहा है जब टेलीकास्ट होता है तो इस पे नजर आता है और तमाम अंतर्राष्ट्रीय जगत के तमाम जो प्रेस है वो यहाँ पे मौजूद है। इनको टर्मिनल्स दिए गए हैं, लैपटॉप्स यहाँ पे लगे हैं, वाईफाई फैसिलिटी है। तो एक अग्रसर देश जब मेजबानी करता है तो किस तरह से तैयारी है, अपने आप में भारत अपनी जगह कायम करता हुआ यहाँ पे। पर जो सवाल आपने पूछा, देखिए ये जो G20 है, आपने बताया था कि किस तरह बाकी G20 से बेहद जुदा है, जन भागीदारी की आपने बात की और यहाँ पे G20 एक एलीट ग्रुप नहीं रह गया है या फिर सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्षों का कोई की बैठकों का दौर नहीं है। 200 मीटिंग आप कह रहे थे, हकीकत ये है कि लाखों भारतीय जो है इस जन भागीदारी में सुधीर जुड़े हैं और G20 में जुड़े हैं अलग अलग तरीके से। चाहे आप यहाँ पे भारत मंडपम में देखिए कि किस तरह से आर्टिजन्स को बुलाया गया है, शिल्पकार से लेके आर्टिस्ट से लेके फोक आर्टिस्ट से लेके म्यूजिक आर्टिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये तो मिनी तस्वीर है, पर जो बड़ी बात है इंक्लूसिव ग्रोथ, हम डिक्लेरेशन में देखेंगे कि किस तरह से इंक्लूसिव ग्रोथ पर फोकस होगा और इंक्लूसिव ग्रोथ जो है आधुनिक तरीके से, यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश होगा। मल्टीलैटरल डेवलपमेंटल बैंक्स की बात हो रही है कि मल्टीलैटरल बैंक्स का कैसे हम लोग जो है एक तरीके से उनको रिफॉर्म करें। डेट जो है, डेट लेंडिंग है, जो देश है, लगभग 100 देशों ने एप्लीकेशन भरी थी IMF से लोन्स के लिए, तो उस पर कुछ फोकस होगा। तो मुख्य तौर पे G20 हमेशा से एक इकोनॉमिक फोरम रहा है। हालांकि 2008 के बाद ये बदला और राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें शामिल हुए। जियोपॉलिटिक्स की तो बात होती है सुधीर, पर जो आप बता रहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लाइफ का नारा भारत ने दिया है, जिसमें लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट, किस तरह से आप एक एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हुए ग्रोथ हासिल कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज, इन सब चीजों पर डिक्लेरेशन में फोकस होगा। जाहिर तौर पे जो जिक्र आपने किया, अफ्रीकन यूनियन जो है शामिल हो गया, तो अपने आप में एक ऐतिहासिक मोड़ पर भारत खड़ा है और G20 भी खड़ा है। जी मौसमी, अब एक बार नेहा के पास चलते हैं। जो इंटरनेशनल मीडिया सेंटर यहाँ पर बनाया गया है, बहुत बड़ा विशाल मीडिया सेंटर है और इसमें दुनिया भर का जो मीडिया है वो यहाँ पर है। हर देश का मीडिया लगभग यहाँ पर है जो इसे कवर करने के लिए आया है और नेहा बाथम मेरी सहयोगी यहाँ पर मौजूद हैं। नेहा, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ इतने देशों का मीडिया है, आपका भी कुछ इंटरेक्शन उनसे हुआ होगा। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले जब आया तो मुझे जो चाइनीज़ मीडिया है उनके जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हुए थे और उनसे मेरी थोड़ी देर तक बातचीत होती रही। वो देख रहे थे, चीज़ों को समझ रहे थे और मैं उनसे पूछने लगा तो उन्होंने कहा कि उन्हें ऑफिशियली बात करना अलाउड नहीं है। उन्हें अभी वीडियो पर अपना कोई भी राय रखना उन्हें अलाउड नहीं है, लेकिन इनफॉर्मली मेरी उनसे थोड़ी बहुत बातचीत हुई। आपकी अगर बाकी के देशों के मीडिया से अगर कोई बातचीत हुई है तो आप बताइए कि जो दुनिया भर का जो सैंपल साइज इस समय हमें इस मीडिया सेंटर में मिल रहा है, ये सैंपल साइज भारत के बारे में और इस G20 के बारे में क्या सोचता है? जो इन्होंने एक इतनी बड़ी खिड़की से इन्हें भारत को देखने का मौका मिला है, उनकी कुछ राय आपको पता चली?
बहुत ही दिलचस्प सवाल आपने पूछा है सुधीर, क्योंकि जिस शटल से मैं आ रही थी उसमें दरअसल तमाम देश और दुनिया भर की मीडिया मौजूद थी, लेकिन मेरे बगल में जो जर्नलिस्ट बैठी थी, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, लेकिन वो अमेरिकी प्रेस से थी, वॉइस ऑफ अमेरिका से, और उनका ये साफ तौर पर कहना था कि हमारा इस वक्त फोकस ये है कि रूस और यूक्रेन युद्ध पर इस G20 में क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि अभी तक जितने भी जॉइंट स्टेटमेंट्स या फिर अभी तक जितनी भी बातचीत हुई है, कहीं ना कहीं इस युद्ध को थोड़ा सा साइडलाइन किया गया है, इसको फोकस में नहीं रखा गया है। ज्यादातर सकारात्मक चीजों, पॉजिटिव चीजों पर बात हो रही है, जैसा कि सभी जानते हैं, लेकिन इंडिया का स्टैंड और बाकी तमाम 19 जो हेड्स इस वक्त मौजूद हैं, भले ही वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हों इस पूरे युद्ध के प्रोसेस में, और किस तरीके से वो यूक्रेन का साथ देते हैं, रूस का साथ देते हैं, इस पर दुनिया भर की नजरें टिकी रहती हैं। भारत ने किस तरीके से स्टैंड लिया है इस युद्ध में, ये हम सभी जानते हैं। हम अभी भी रूस और यूक्रेन दोनों के साथ मैत्री संबंध बनाए हुए हैं। हम रूस से इंपोर्ट करते हैं तेल, हम यूक्रेन को तरह तरह से मदद और सप्लाईज देते हैं, लेकिन इस बीच सभी मीडिया और खास तौर पर अमेरिकी मीडिया की जो जर्नलिस्ट थी, उनका ये कहना था कि यूक्रेन को लेकर अभी तक कई देश ऐसे हैं जो काफी ज्यादा सॉफ्ट स्टैंड रखते हैं, और कई देश ऐसे हैं जो रूस के प्रति बहुत ज्यादा नकारात्मक स्टैंड रखते हैं। यानी कि और कई देश ऐसे भी हैं जो अभी तक बीच का स्टैंड रखते हैं, और वो पूरी तरीके से ना यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं, ना रूस का समर्थन कर रहे हैं। उसके अपने अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीजंस हैं, और हम सभी उससे वाकिफ हैं। सभी का जियोपॉलिटिकल स्टेटस हर कंट्री का अलग होता है, और इसी लिहाज से ये जो युद्ध था, ये कई देशों के लिए हर लिहाज से आर्थिक मायनों में भी अहम था। अगर आप अपने हथियार सप्लाई करते हैं रूस को, और उसका इस्तेमाल रूस यूक्रेन पर वॉर के लिए करता है, तो जाहिर तौर पर आप रूस को समर्थन दे रहे हैं, हथियार के लिहाज से, आर्थिक लिहाज से, और ये जो है वो दुनिया भर की कौतूहल का केंद्र रहा है, उनकी नजरों में रहा है कि आप किसके साथ खड़े हैं। आप यूक्रेन के साथ खड़े हैं, आप रूस के साथ खड़े हैं, और ये दुनिया भर में मॉनिटर भी होता है। और इसी वजह से इंडिया का स्टैंड एक ऐसा स्टैंड है जिसकी सराहना विश्व भर में की गई कि किस तरीके से हमने एक बैलेंस, एक न्यूट्रलिटी और एक बहुत ही ज्यादा सहज भाव से एक मैच्योर्ड स्टैंड लिया इस पूरे युद्ध के दौरान।